हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित और आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि हम एक सीरीज कर रहे हैं दैट इज रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज, तो यहाँ पे हम आपका वही सीरीज कंटिन्यू करेंगे और ये है आपका टेस्ट नंबर 15। इससे पहले हमने आपका टेस्ट नंबर 1 to 14 कर लिया है। आई होप यू हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री के नाम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 15। तो पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू चिश्ती सिलसिलास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से है, दैट इज भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। और ये क्वेश्चन बेसिकली सूफी मूवमेंट से है। तो क्वेश्चन है चिश्ती सिलसिलास से। तो पहला स्टेटमेंट है, चिश्ती सेंट्स डिड नॉट बिलीव इन लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड एक्सेप्टेड द सर्विस ऑफ द स्टेट। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि चिश्ती जो सेंट्स थे वो आपके लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी, सिंपल लाइफ, आपका बिल्कुल गरीबी वाली लाइफ, पॉवर्टी, ज्यादा आपका लैविश लाइफ ना जीने में बिलीव करते थे, और डिड नॉट बिलीव इन लीडिंग अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी, वो लैविश लाइफ जीने में बिलीव करते थे। स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है, एंड एक्सेप्टेड द सर्विस ऑफ द स्टेट, स्टेट को भी अभी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे। So, second statement, activities of the Chishti order were confined largely to Punjab and Multan। एरिया की बात की गई है कि जो चिश्ती ऑर्डर था वो आपका कहां ज्यादा प्रचलित था, पंजाब एंड मुल्तान में। थर्ड, हामिद उद्दीन नागौरी वॉज अ वेल नोन सेंट ऑफ द चिश्ती ऑर्डर। तो आपके हामिद उद्दीन नागौरी चिश्ती ऑर्डर को बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे आपके तीन स्टेटमेंट्स हैं, आपके ये ऑप्शंस हैं। पॉज कीजिए वीडियो को और फिर वापस आए आंसर के लिए और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर इज डी, कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, आइए देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो उल्टा है। बेसिकली जो चिश्ती सेंट्स थे वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऑस्टायर लाइफ जीते थे और आपका लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट था और जो लोकल था, लैंग्वेज था हिंदवी, उसमें आपका बातचीत करते थे। साथ ही साथ वो पॉलिटिक्स से, स्टेट पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट आपसे अपनी दूरी बना के रखते थे। ना कोई लेना देना था, ना उनको कोई सजेशन देना और ना ही कोई पोजीशन को गेन करना। स्टेटमेंट उल्टा था। यहाँ पे क्या था, दैट वो लेविश लाइफ जीते हैं और अपने आप को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों गलत है। ऑस्टायर लाइफ जीते थे, सिंपल अंडर पॉवर्टी रहते थे, लैविश लाइफ नहीं जीना, लग्जरी से दूर रहना है, और दूसरा पॉलिटिक्स से दूर रहना है। सेकेंड स्टेटमेंट, बट यहां पे मैं एक और थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दूं। अगर हम एक और सिलसिला की बात करें, ऑर्डर की बात करें, सुहरवर्दी, सुहरवर्दी भी एक ऑर्डर था, एक सिलसिला था। वहां पे आपका जो चिश्ती करते थे बिल्कुल उल्टा सुहरवर्दी में था। क्या था, वो लाइफ ऑफ पॉवर्टी में बिलीव नहीं करते थे, साथ ही साथ अपनी सर्विसेज स्टेट को देते थे और आपके अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी अपॉइंट होते थे। तो यहां पे सुहरवर्दी जो सिलसिला है बिल्कुल ऑपोजिट है आपके चिश्ती सिलसिला की। दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि आपका जो चिश्ती ऑर्डर है वो लाहौर दिल्ली में एस्टैब्लिश होता है और फाइनली आपका अजमेर रीजन में आपका उसका ग्रोथ होता है। तो यहां पे क्या बोला गया, पंजाब और मुल्तान। तो पंजाब मुल्तान में चिश्ती सिलसिला नहीं था, ये आपका लाहौर, दिल्ली और फिर अल्टीमेटली अजमेर में सेटल हुआ। बट अगर आप दूसरी तरफ देखें तो सुहरवर्दी जो ऑर्डर है वो आपका पंजाब और मुल्तान में उसका ग्रोथ होता है, अल्टीमेटली सेटलमेंट होता है। थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अगर आप चिश्ती सिलसिला की बात करें तो यहां पे आपके निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ये सब आपके फेमस सेंट्स रहे हैं। और अगर हामिद उद दीन नागौरी के बात करें तो ये आपके सुहरवर्दी ऑर्डर से बिलोंग करते थे।
ये इसके फेमस सेंट हुए हैं आपके सुहरवर्दी के। पर अगर आप चिश्ती की बात करें तो वहां पे निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह दिल्ली है, नजरुद्दीन चिरागे दिल्ली, तो वो आपके चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, प्रोबेबल क्वेश्चन यहां से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द मेन एक्सपाउंडर ऑफ लोकयता फिलॉसफी। हमने फिलॉसफी पे 2 वीडियोस भी किए हैं जहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया है स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, 6 स्कूल्स की बात करी, फिर हमने आपका अनऑर्थोडॉक्स स्कूल की बात करी एंड सो ऑन। तो प्लीज डू वॉच द वीडियो, मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है लोकयत फिलॉसफी से, तो पूछा गया है उसके मेन एक्सपाउंडर कौन थे। कपिल, जैमिनी, चरवाक, व्यास, ये 4 नाम है आपके। पूछा गया है कि लोकयत फिलॉसफी या स्कूल उसके मेन एक्सपाउंडर कौन थे। तो द राइट आंसर इज सी, चारवाक। चारवाक ने आपका लोकयत फिलॉसफी को बहुत बहुत फेमस बनाया। थोड़ा सा जानते हैं आपका लोकयत फिलॉसफी के बारे में, तो यहां तो क्लियर है चारवाक ने इसको आपका मेनली स्प्रेड किया। और लोकयत नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आपका यहां पे जो आइडियाज इसमें डाले गए वो आम जनता से, लोक से लिए गए और लोगों को ही स्प्रेड किए गए। इट वॉज नथिंग डिफिकल्ट, बहुत ही फिलोसफिकल डिस्कशन नहीं किया गया। और साथ ही साथ ये मेटीरियलिस्टिक फिलॉसफी को प्रोपाउंड करता था। अब इसमें यहां पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि यहां पे इस स्कूल में किसी भी डिवाइन और सुपर नेचुरल एजेंसी की एग्जिस्टेंस नहीं आपका वेरीफाई किया गया है। ये डिनाई कर दिया गया है कि वर्ल्ड का क्रिएशन के लिए आपका किसी डिवाइन या सुपर नेचुरल एजेंसी की जरूरत है। ये ना बोल दिया गया है दैट वी डू नॉट रिक्वायर एनी डिवाइन और सुपर नेचुरल एजेंसी। और यहां पे चारवाक ने यह भी बोला कि सिर्फ मैं उस रियलिटी को एक्सेप्ट करूंगा जो कोई भी ह्यूमन बीइंग अपनी सेंसेस और ऑर्गन से आपका एक्सपीरियंस कर सकता है। मेरे लिए सिर्फ वही सच है जो आप अपनी सेंसेस और ऑर्गन से आपका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज इमेजिन कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो आपका इमेजिनेशन है, बट वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो रियल नहीं है। तो यहां पे ये जो आइडिया है ये क्लियरली आपका ब्रह्म और गॉड की एग्जिस्टेंस को नहीं मानता है। इसके अलावा आपका यहां पे बोला गया है कि अगर गॉड और ब्रह्म है ही नहीं, जो आप है यहां पे वही सिर्फ सच है, तो आप जिंदगी में अपनी लाइफ में एंजॉय करें और यहां पे यू कैन हैव एनीथिंग। और इसीलिए इसको मटेरियल स्कूल बोला जाता है, स्पिरिचुअल स्कूल नहीं बोला जाता है। जो दिख रहा है वो सत्य है, जो नहीं दिख रहा वो है ही नहीं, और कोई गॉड या डिवाइन एजेंसी नहीं है। ये सब कहना था आपका चारवाक या जो उनकी फिलॉसफी है लोकयत फिलॉसफी। अधिक जानकारी के लिए यू कैन वॉच द वीडियोस, दैट इज स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, संगम लिटरेचर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ संगम टेक्स्ट अलोंग विद देयर थीम। एक तरफ संगम टेक्स्ट का नाम लिखा गया है, दूसरी तरफ थीम। पहली बुक तोलकपियम, फिलॉसफी एंड वाइज मैक्सिम। दूसरी बुक का नाम तिरुकुरुल, ग्रामर और पोएटिक के साथ डील करती है। तीसरी मनी मेकलाय, एडवेंचर्स ऑफ कोवलम एंड माधवीज डॉटर। तो 3 किताबों के नाम और दूसरी तरफ आपका लिखा गया है कि उसमें क्या है, किसके बारे में डिस्कस किया गया है। ये आपके ऑप्शंस हैं, आइए आंसर देखते हैं। सी, सिर्फ और सिर्फ आपका मनी मेकलाई यहां पे करेक्टली मैच्ड है। तोलकपियम तिरुकुरुल आपका रॉन्गली मैच्ड है। अब क्यों है आप बता देता हूं आपको, इसके बारे में भी हमने एक वीडियो किया हुआ है, संगम लिटरेचर। देखिए ये आपका रिवीजन फेज चल रहा है, बट जब हमने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी तो हमने आपका मेन टॉपिक डिस्कस किए थे। इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहां पे सीधा आता हूं आंसर पे, टोलकपियम। टोलकपियम टोलकपियर के द्वारा लिखी गई एक किताब है जो कि डील करता है ग्रामर और पोएटिक के साथ। इसीलिए आपका जो पहला आपका जो ऑप्शन है वो गलत मैच्ड है। दूसरी तरफ जो अगर आप फिलॉसफिकल डिस्कशन की बात करेंगे
तो बहुत ही एक महान आपकी किताब है तिरुकुरुल, और बहुत ही महान एक सेंट हुए तिरुवल्लुवर, तो उनके द्वारा एक लिखी बुक है दैट इज तिरुकुरुल। और ये एथिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फिलोसफिकल और वाइज मैक्सिम ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत है क्योंकि वो सही नहीं था। तिरुकुरुल आपका डील करता है फिलॉसफी एंड एथिक्स एंड मैक्सिम के साथ। अब दूसरी तरफ जो संगम लिटरेचर है उसमें दो आपके क्या है एपिक्स, शिल्पदिकरम एंड मणिमेखलाई। शिल्पदिकरम वो एपिक है जो डील करता है किसकी स्टोरी, कोवलन और माधवी, इनकी लव स्टोरी है और उसके बारे में आपका मेंशन किया गया है। कोवलन अपनी वाइफ कानगी को छोड़ के माधवी के आपका लव स्टोरी इस पे मेंशन किया गया है। फिर दूसरा जो एपिक है मणिमेखलाई, वो स्टोरी है आपके कोवलन और जो माधवी है उनकी जो बेटी, उसकी स्टोरी है आपका इसमें मेंशन किया गया है, कैसे वो बुद्धिज्म अडॉप्ट करती है एंड सो ऑन। सो ये संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह के आपके क्लासिफिकेशन है, नैरेटिव एंड डाइडेक्टिक। नैरेटिव स्टोरी फॉर्म में और डाइडेक्टिक जिसमें स्टोरी भी है प्लस एंड में आपका मॉरल लेसन भी आपको दिया जाता है। सो दैट वाज द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, the Indian nationalists raised the slogan "No taxation without representation" against which of the following act? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने आपका नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन किस एक्ट के खिलाफ आपका ये नारा लगाया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। आपको यहाँ पे एक एग्जाम के लिए टिप दे देता हूं। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका स्टार्ट होता है आपके ब्रिटिश के टाइम से, फिर एंड में 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो बीच में जो जर्नी था उसमें एक्ट्स आती हैं, ब्रिटिशर्स रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आपको जरूर करके जाना है। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। क्या क्वेश्चन है? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, आपका ये जो नारा लाया गया ये किस एक्ट के खिलाफ लाया गया था? द आंसर इज सी, दैट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। 1892 की इंडियन काउंसिल एक्ट के खिलाफ आपका नारा दिया जाता है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। आइए देखते हैं जो नेशनलिस्ट एजिटेशन स्टार्ट हुआ उसमें उसके चलते इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट आती है 1892 में। अब इसमें कुछ चेंजेस लाए गए। क्या चेंजेस थे? इंपीरियल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका नंबर बढ़ाया गया। इंपीरियल में 6 to 10 कर दिया गया और फिर आपका प्रोविंशियल में 10 to 16 कर दिया गया। अब यहां पे आपका एक और बात है, लेकिन अभी भी जो ऑफिशियल मेजॉरिटी है वो वैसी की वैसी ही रही। मतलब जो आपके ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं जो आपके इलेक्ट होके नहीं आते बल्कि ड्यू टू देयर पोस्ट, ड्यू टू नॉमिनेशन, वो आपका अभी भी मेजॉरिटी में थे। साथ ही साथ इस एक्ट ने आपका बजट को डिस्कस करने का, सिर्फ डिस्कस करने का राइट भी दिया, बट ना तो उसके ऊपर आप वोटिंग कर सकते हैं और ना ही उसके खिलाफ कोई मोशन पेश कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस पूछने का राइट भी है, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। फिर इसके अलावा आपने रिफॉर्म तो कर दिया, बट अभी भी जो काउंसिल था एक तरह से इंपोर्टेंट था, उसके पास कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं था। अभी भी आपका मेजॉरिटी किसका था? ऑफिशियल्स का था। तो यहां पे डिमांड उठता है कि आप नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड मेंबर्स की मेजॉरिटी को लेके आए और यहीं से आपका स्लोगन आया, दैट इज नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, चुने हुए इंडियंस आपके वहां नहीं पहुंचते, तब तक आपको कोई हक नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का। सो दैट इज वाई द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसके खिलाफ आपका ये स्लोगन आता है। तो आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इस पे भी हमने वीडियो किया है, क्विक रिवीजन, यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका थियोसॉफिकल मूवमेंट
या सोसाइटी के रिगार्डिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है द फर्स्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ द थियोसॉफिकल मूवमेंट इन इंडिया वाज सेट अप एट अडयार ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मद्रास। के ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसका इंडिया में पहला जो हेडक्वार्टर था वो अडयार मद्रास के पास बनाया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट द मूवमेंट रिजेक्टेड द हिंदू बिलीव्स इन री इनकारनेशन एंड कर्मा, कि इस सोसाइटी ने आपका हिंदू जो बिलीफ है री इनकारनेशन और कर्मा की जो थ्योरी है उसमें इसका बिलीफ नहीं था, इसको रिजेक्ट कर दिया था। ये आपके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन है किसके रिगार्डिंग? थियोसॉफिकल मूवमेंट के रिगार्डिंग। द आंसर इज ए। सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आइए इसको देखते हैं क्यों। थियोसॉफिकल मूवमेंट डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल MS ऑलकॉट, इन्होंने आपका फॉर्म किया न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स 1875 में। बाद में 1882 में आपका इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया जाता है अडयार, जो कि मद्रास के पास है। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि थे तो ये फॉरेनर्स, बट इन्होंने आपका हिंदू बिलीफ को माना। कौन सा? रीइंकारनेशन और कर्मा। और यहां पे उन्होंने फिलॉसफी का जो इंस्पिरेशन लिया, उपनिषद, समख्या, योग, वेदांत, इन स्कूल से आपका इसको इंस्पिरेशन मिलता है। तो यहां पे स्टेटमेंट नंबर 2 सही नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या लिखा गया था कि इन्होंने रीइंकारनेशन कर्मा की थ्योरी को नहीं माना। और थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूं आपको यहां पे। ये जो मूवमेंट है ये इंडिया में और भी फेमस होता है जब इसके प्रेसिडेंट एनी बेसेंट सिलेक्ट होती है। तो यहां पे ऑलकॉट की डेथ होती है 1907 में और उनको रिप्लेस किया जाता है एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये मूवमेंट और भी आपका स्ट्रांग हो जाता है। सो दैट वाज वन क्वेश्चन रिगार्डिंग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वी आर डिस्कसिंग in our quick revision series socio reform movements. Please do watch that video also. So ये था आपका टेस्ट नंबर 15। Thank you for watching the video. Please subscribe to our channel Prince Civil Services. Like this video, share this video, and so on. So thanks. Keep watching and keep learning, and watch other videos on the channel as well. Thank you.